हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एचपीटेट मेडिकल होता है उसकी बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें से हम जूलॉजी और बॉटनी के दोनों के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा मेडिकल का है जो बायोलॉजी सेक्शन है उसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। साइकोलॉजी के भी हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो भी आगे आपका टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें। और हम उस तरह के क्वेश्चंस इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। और ये जो वीडियो है हमारी, उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं जो आपका दिसंबर 2020 में एचपीटेट हुआ था मेडिकल का, उसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हार्ट ऑफ कॉकरोच इज। जो कॉकरोच का हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? ठीक है, 4 चैम्बर, 13 चैम्बर, 8 चैम्बर या फिर 2 चैम्बर। ठीक है, तो जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो होता है 13 चैम्बर, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और जो कॉकरोच है वो क्या है? वो एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज। कई बार आपसे क्रोकोडाइल का भी पूछा जाता है कि जो क्रोकोडाइल का हार्ट है वो कितने चैम्बर है। जो क्रोकोडाइल है वो एक रेप्टाइल है, ठीक है, रेप्टिलिया में आता है। तो इसके हार्ट कितना चैम्बर है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर या फिर 9 चैम्बर। तो जो क्रोकोडाइल का हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर भी बोलते हैं। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, ये किस में यूज़ होता है? क्या डीएनए सिंथेसिस में यूज़ होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर अमीनो एसिड सिंथेसिस? सो जो पीसीआर चेन रिएक्शंस होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, वो यूज़ होते हैं हमारे डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Okay, now question number 4, which layer develops first during embryonic development? जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो कौन सी लेयर सबसे पहले डेवलप होती है? ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। सो जो लेयर सबसे पहले डेवलप होती है वो होती है हमारी एंडोडर्म, यानी कि जो लेयर सबसे अंदर होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद। मेटास्टेसिस जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ओके, ऑप्शन ए है हमारा बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्राउन गॉल ट्यूमर या फिर डी नन ऑफ दिस। सो ये एसोसिएटेड है विद मेलिग्नेंट ट्यूमर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ टेपेटम इज। टेपेटम का क्या फंक्शन है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेपेटम जो है वो क्या है। टेपेटम है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ठीक है, जो हमारा एंथर है उसके सबसे अंदर वाली लेयर है टेपेटम। और ये क्या करता है? ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन देने में। इसका जो फंक्शन है वो न्यूट्रिटिव है। और ये किसको न्यूट्रिशन देता है? ये न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंथर के अंदर उनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं जो टेपेटम लेयर होती है वो। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व। इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो सबसे फर्स्ट इवॉल्व हुआ होगा? ठीक है, फ्रॉग, मंकी, जॉलेस फिश या फिर डी हॉर्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जॉलेस फिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन। एमनियोसेंटेसिस मैं हर बार करवाती हूँ, हर वीडियो में मैं आपसे एमनियोसेंटेसिस का 1 या 2 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन रिपीट होता है। सो जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, टू डिटरमिन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, डिटरमिन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो या फिर ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडियम। सो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम एम्ब्रियो में कोई भी डिजीज़ है उसका पता लगा सकें।
एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, फिर उससे पता लगाया जाता है कि कोई भी डिजीज़ एम्ब्रियो में है या फिर नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय। लैरिंक्स में भोजन को जाने से क्या रोकता है? ठीक है, यूवुला, एपिग्लॉटिस, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर फ्रेनुलम। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एपिग्लॉटिस जो है वो भोजन को लैरिंक्स में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ओके, एटमोलॉजी, प्लानोलॉजी, कार्पोलॉजी या फिर डी पोमोलॉजी। सो जो पोलन ग्रेन्स की स्टडी होती है उसको कहा जाता है पेलिनोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पोमोलॉजी है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी ट्रांसफर से भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 10%। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? 10% लॉ भी, 10% लॉ भी कहा जाता है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग। जो डायनासोर थे वो किस एरा में प्रेजेंट थे? मीजोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा या फिर प्रोटेरोजोइक इरा। सो डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग मीजोजोइक इरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सोल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। जो ऑर्गेनिज्म सोल्टी एरियाज में रहते हैं यानी कि जहाँ पर नमक ज़्यादा होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है हमारे ए मिथेनोजन, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर शायोफाइट्स। जो मिथेनोजन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते हैं कहाँ पर? मार्शी एरियाज में। ओके, मार्शी एरियाज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मिथेनोजन्स। और जो हेलियोफाइल्स होते हैं वो होते हैं आपके सन लविंग प्लांट्स। ओके, एक होते हैं हेलोफाइल्स जो होते हैं आपके सॉल्ट लविंग, जो सॉल्ट एरियाज़ में रहते हैं। और शायोफाइट्स होते हैं आपके शेड लविंग, जो शेड्स में रहते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो हेलोफाइल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? सॉल्ट्स में, सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स एनिमल्स रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन प्रमोट्स। इंसुलिन किस रिएक्शन को प्रमोट करता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोज्यूरिया या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस सेल में डिफेक्ट होने के कारण होती है? रोड सेल्स, कोन सेल्स, लेंस या फिर आइरिस। सो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होती है हमारी कोन सेल्स में डिफेक्ट आने के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट अकर्स इन। सेल्स हैं जिनका नाम पोडोसाइट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ओके, कोर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन या फिर इनर वॉल ऑफ वोमेंस कैप्सूल। सो जो पोडोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी इनर वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन राइस इज अ। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्डन राइस है वो क्या है, वो किस तरह की एक वेराइटी है? ओके, ऑप्शन है हमारे ए, अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, B, a variety of rice grown along the Yellow River in China, C, long stored rice having yellow color tint या फिर D, a wild variety of rice with yellow colored grain। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कि ये ट्रांसजेनिक राइस है नॉट हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट रेंज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? ऑप्शन है हमारे ब्लू, रेड, ग्रीन या फिर वाइल्ड। सो सबसे मोस्ट इफेक्टिव लाइट है हमारी रेड लाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन किडनी इज। जो ह्यूमन किडनी होती है वो किस तरह की किडनी है? मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, प्रोनेफ्रिक है या फिर डी नन ऑफ दिस। सो जो ह्यूमन किडनी है वो है हमारी मेटानेफ्रिक किडनी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर।
Now question number 20. This sponge is a costly marriage gift in Japan as it is considered to be a symbol of union till death. ये एक स्पॉन्ज है जो एक मैरिज गिफ्ट दिया जाता है जापान में और इसको कहा जाता है सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। उस स्पॉन्ज का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे ए साइकॉन, यूप्लेक्टेला, पॉटपिटा या फिर डी स्पॉन्जिया। तो इस स्पॉन्ज का नाम है हमारा यूप्लेक्टेला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. डिजीज ऑल्सो नोन एज दम दम फीवर इज। उस डिजीज़ का क्या नाम है जिसको हम दम दम फीवर भी कहते हैं? ओके, ऑप्शन है हमारा काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया या फिर डी इन्फ्लुएंजा। सो जो दम दम फीवर है वो होता है हमारा काला आजार और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट है लेशमैनिया डोनोवेनी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. क्रैंस एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। जो क्रैंस एनाटॉमी होती है वो किस तरह प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं? C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, कैम प्लांट्स या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके, सो क्रैंस एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद C4 प्लांट। जो भी हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है क्रैंस एनाटॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23. ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज। अगर हमारे जो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है 21st, उसमें ट्राइजोमी हो जाए यानी कि 3 क्रोमोसोम हो जाएं 21st क्रोमोसोम में, तो कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया या फिर डी डाउन सिंड्रोम। ओके, तो वो होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। अगर ट्राइजोमी हो जाए 21st क्रोमोसोम नंबर की तो डाउन सिंड्रोम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24. विच एंटीबॉडी डेवलप्स इन केस ऑफ एलर्जी। एलर्जी के केस में कौन सी एंटीबॉडी डेवलप होती है? ऑप्शन है हमारे IgA, IgE, IgG या फिर डी IgM। सो जो एंटीबॉडी डेवलप होती है ड्यूरिंग एलर्जी वो होती है हमारी IgE। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. सेल्स दैट डू नॉट रिस्पायर। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो श्वसन नहीं करती हैं? ओके, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एपिडर्मल सेल्स या फिर इंटेस्टाइनल सेल्स। ल्यूकोसाइट्स होती हैं हमारी WBCs, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं हमारी RBCs। ठीक है, और जो सेल्स रिस्पायर नहीं करती हैं वो होती है हमारी एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBCs। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफ़ी एंड कोला ड्रिंक्स इज। वो कौन सा स्टिमुलेंट है जो टी में भी होता है, कॉफ़ी में भी और कोला ड्रिंक्स में भी होता है? ओके, ऑप्शन है हमारे मेस्केलिन, एम्फेटामिन, मॉर्फिन या फिर कैफीन। सो ये होता है हमारा कैफीन। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टिमुलेंट है टी कॉफ़ी में। ओके, ये कई बार चाहे साइकोलॉजी में भी आता है, तो आपको याद रखने की जो कैफीन है वो प्रेजेंट होता है इन सब में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहला ऐसा हार्मोन कौन सा बना था जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के यूज़ से बना था? ओके, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 28. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है? एरिथ्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. DNA फ्रेगमेंट्स आर। जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली होते हैं, न्यूट्रल या फिर उनमें दोनों चार्जेस होते हैं। सो DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म्ड बिटवीन। कॉर्पस कैलोजम किनके बीच में पाया जाता है? ओवरीज, वेंट्रिकल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स या फिर डी किडनीज। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके फर्दर पार्ट्स भी चाहिए तो मैं आपके लिए वो सब वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगी। और आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है हमारी HPTET प्रिपरेशन सीरीज़ की, उसको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कवर हो जाएंगे और आपके पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।